गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अपना लास्ट कंटेंट ऑफ दिस यूनिट और पूरे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है अपना आज का लेक्चर नंबर 45, जो है मार्केटिंग ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, यानी कि वो सर्विसेज जो कि एजुकेशन से रिलेट होती है। तो आइए देखते हैं कैसे एजुकेशन सर्विसेज डिज़ाइन की जाती हैं। तो हमने यहाँ पे एजुकेशन सर्विसेज को सबसे पहले सेगमेंट किया है। किन बेसिस पे सेगमेंट किया है? ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल। तो एजुकेशन आपको कहाँ मिल सकती है? प्री स्कूल में मिल सकती है, किंडरगार्टन स्कूल से मिलती है, प्राइवेट ट्यूटोरियल्स के तौर पे भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेजेस। अब कॉलेज भी आपने देखा होगा, एक हाई एजुकेशन कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कराए जाते हैं, एक ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन के कोर्सेज कराए जाते हैं। ऐसे ही तीसरा सेगमेंट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ई लर्निंग एंड ऑनलाइन। आजकल इसका बहुत क्रेज़ चल रहा है, ई लर्निंग और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का। आप देख रहे हैं पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर लोग आजकल अपने घरों से लगा 2 सालों से ई लर्निंग के थ्रू अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, नए कोर्सेज सीख रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या बच्चों को जो एकेडमिक्स चल रहा है वो सारा ऑनलाइन चला जा रहा है। फिज़िकल कॉलेजेस तो आजकल बंद चल ही नहीं रहे हैं पेंडेमिक की वजह से। तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और ई लर्निंग, ये दोनों चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडेड हो गई हैं। देन आता है, उसके अलावा हम सेगमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वोकेशनल, ऐसे कोर्सेज जो कभी कभार चलते हैं, यानी टाइम पीरियड पर चल रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग, आईटी की ट्रेनिंग एंड अदर्स। तो ये हमने क्या किया, हमने एजुकेशन को पहले सेगमेंट कर लिया, स्कूल के बेसिस पर, कॉलेजेस के बेसिस पर, ई लर्निंग के बेसिस पर और वोकेशनल ट्रेनिंग के बेसिस पर। आइए देखते हैं कैसे एजुकेशनल सर्विसेज मार्केटिंग पीस को यूज़ कर रहा है। देखिए, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि नॉर्मल स्ट्रेटजीज़ होती क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन में कैसे होगा। सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं मार्केटिंग सर्विसेज में, मार्केटिंग मिक्स में, तो सर्विसेज क्या है, प्रॉपरली इंटेंजिबल होती हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ाया था। जैसे फिज़िकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका सोप है, आपका डिटर्जेंट है, टेलीविज़न है, एयर कंडीशन है, ये वो प्रोडक्ट हैं जो देखे जा सकते हैं। बट इनकी जो सर्विसेज हैं ये आप मीज़र नहीं कर सकते। जैसे टेलीविज़न लेने के बाद आफ्टर सेल्स सर्विस कैसे होगी ये आपको अभी नहीं पता जब तक आप उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। इसके कंपैरिजन में नॉर्मल सर्विसेज जो होती हैं ये क्या है, इट कैन नॉट बी मीज़र, इसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब जैसे आप होटल में खाना खाने के लिए सोच रहे हैं, आज आपको होटल में कैसी सर्विस मिलेगी, क्या आप इसको मीज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कोई पैकेज टूरिज्म किसी जगह आप डेस्टिनेशन में घूमने जाना चाहते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कैसी सर्विस मिलेगी, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसको मीज़र भी नहीं कर सकते। तो चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री हो चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री हो, यहाँ पे सर्विसेज मीज़र नहीं हो सकती जब तक आप इसको कंज्यूम नहीं करेंगे। इसी तरीके से सर्विस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट यूनिट में ही कि सर्विस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, पेरिशेबल्स होते हैं और इट कैन नॉट बी ओन्ड। तो सर्विस प्रोडक्ट का जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत सावधानी से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सर्विस के डिज़ाइन के रिगार्डिंग हमने टॉपिक पढ़ा था सर्विस ब्लूप्रिंट, क्योंकि कैसे कस्टमर सर्विसेज को या उसकी जर्नी हमारी सर्विस लेते वक्त बनेगी, ये हम सर्विस ब्लूप्रिंट में देख रहे थे कि एक कस्टमर आएगा कैसे कैसे वो एक्टिविटीज़ करेगा। तो इसके बारे में हम पूरी प्रोएक्टिवली प्री प्लान को बनाते हैं, उसी को हम सर्विस ब्लूप्रिंट कह रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री हो चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, हम पहले इसका सर्विस ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट का ब्लूप्रिंट अगर मैं आपको बताऊं कि रेस्टोरेंट में को ओपन करने से पहले इसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि कस्टमर कहाँ कौन से रास्ते से आएगा, फिर वो कार कहाँ पार्क करेगा, वहाँ से निकलने के बाद वो जब मेन रेस्टोरेंट के गेट पे आएगा तो वहाँ गार्ड मिलेगा, गार्ड उसके लिए गेट कैसा होना चाहिए, कहाँ अंदर पुल या पुश कैसे अंदर या बाहर की तरफ खुलना चाहिए, फिर वो अंदर आके अंदर का एम्बियंस देख के वो टेबल चेयर पर बैठेगा,
टेबल चेयर पे बैठने के बाद वेटर का उससे इंटरेक्शन होगा, वेटर का इंटरेक्शन होने के बाद वो उसको ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर कहाँ से आएगा? किचन से आएगा। किचन से उस कस्टमर के टेबल तक आने में कोई और इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा। देन खाना खाने के बाद जब बिल्स उसके पास आ जाएंगे, बिल का पेमेंट वो वेटर को करेगा या फिर वो रिसेप्शन पर जाके कर रहा है, फिर वो वापस आएगा, उसी गेट से बाहर निकलेगा, वापस से अपनी पार्किंग पे जाएगा। तो ये हम ओवरऑल जितनी बार भी इंटरेक्शन होगा हमारे स्टाफ से या होटल के अदर चीज़ों से, चाहे वो इंफ्रा से हो, चाहे पार्किंग से हो, चाहे फैसिलिटीज़ से हो, तो इन सब चीज़ों का हम पहले ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये हमें डिफ़ाइन क्या करेगा कि हमारी सर्विसेज कैसे चलेंगी, कैसी जर्नी चाहिए और ओवरऑल कस्टमर की जर्नी इसमें कैसा उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। देन आता है प्लेस। प्लेस हम क्या देख रहे हैं? जब हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्लेस क्या है? जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन या हमारी वो जहाँ पे कंज्यूमर वो सर्विस कंज्यूम करने आ रहा है। तो बेस्ट प्लेस कौन सी होती है? जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, अगर आपका पेट्रोल पंप है, आप पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्लेस कौन सा है? क्या आप सिटी में ओपन करना चाहेंगे बेस्ट प्लेस में, या एक हाईवे पे? तो मैक्सिमम लोग बेस्ट प्लेस किसको बोलेंगे? सिटी में। सिटी में क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कस्टमर मिलेगा सिटी के अंदर, क्योंकि सिटी के अंदर ट्रैफिक होता है और लोग की मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरेटिव टू नेशनल हाईवे। यदि हम प्रोबेबिलिटी की भी बात करें, यदि आपका एक पेट्रोल पंप हाईवे पर भी है और एक आपका पेट्रोल पंप सिटी के अंदर है, तो आप दोनों को देख लीजिएगा कि जो कंज्यूमर के पेट्रोल फिलिंग कराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिटी के अंदर ज़्यादा है, नेशनल हाईवे के अंदर कम है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, प्लेस वो होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर सबसे ज़्यादा और इजीली अप्रोच कर सकता है। देन आता है प्रमोशन। अब प्रमोशन कैसे करेंगे सर्विस मार्केटिंग इसका? तो सर्विसेज के लिए, क्योंकि आप देखिए कि ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, फेमस, रिनॉन्ड कई सारी चीज़ें सर्विस इंडस्ट्री में आती हैं। तो आप देखिए बैंक हो चाहे टेलीकॉम कंपनीज़ हो, ये अपने आप को रेगुलर बेसिस पर बार बार प्रमोट करती हैं। क्यों? क्योंकि आजकल डुप्लीकेशन का ज़माना है। कई लोग डुप्लीकेशन के आधार पे कई बार प्राइसेस कम कर देते हैं, कई बार ब्रांड्स के नाम पे डुप्लीकेट ब्रांड्स को बना देते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर्विस इंडस्ट्री में प्रमोशन किया कैसे जाए? सर्विस इंडस्ट्री में प्रमोशन क्या है? सबसे पहली चीज़, कंपटीशन को देखते हुए और कंज्यूमर्स की नीड के हिसाब से किया जाता है। अब आप देखिए कि चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो .com प्लेसेस हो, यहाँ पे आप देखिए कि हर एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को अपनी प्रमोशन तो करना ही पड़ता है। अब तक अपन ने जितने भी लेक्चर पढ़े, अपन ने देखा कि हर एक सर्विस इंडस्ट्री में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे पब्लिक यूटिलिटी हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टूरिज़्म इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रैवल इंडस्ट्री हो, बैंकिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री अपने आप को प्रमोट करती है। प्रमोशन इसलिए करती है ताकि कंज्यूमर उस सर्विसेज के बारे में जाने, उसको पहचाने और उसको बार बार कंज्यूम करना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि सर्विस इंडस्ट्री सिर्फ एक ही बार प्रमोशन करती है। सर्विस इंडस्ट्री को कंज्यूमर के माइंड में पोजीशनिंग करने के लिए रेगुलर बेसिस पे प्रमोशन करना ज़रूरी होता है। देन आता है प्राइसिंग। यदि हम प्राइसिंग की बात करें, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में प्राइसेस रखना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। आपको पता है कि मैंने आपको इससे पहले हमारे कोर्स में मैंने आपको प्राइस रखना भी बताया कि प्राइसिंग कैसे रख सकते हैं, प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्राइसेस का फाउंडेशन क्या होता है, प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, किन किन बेसिस पे हम प्राइसेस को तय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं तो आपको प्राइस क्या हो रखनी पड़ेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या आप जो खाना सर्व कर रहे हैं उसी का प्राइस ले रहे हैं, या आप जो एक अच्छा एम्बियंस दे रहे हैं उसका भी प्राइस ले रहे हैं? पर क्योंकि कंज्यूमर जब किसी होटल में जाता है तो वो एम्बियंस देखता है, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट देखता है, उसको एयर कंडीशन भी चाहिए, उसको नीट एंड क्लीन टेबल फर्नीचर भी चाहिए, अच्छा सोफ़ा सेट भी अच्छा सा होना चाहिए, अच्छी कटलेरी भी होनी चाहिए। पर इन सब चीज़ों के वो पैसे देने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ वहाँ पे खाना खाने आया है तो वो खाना खाने के ही पैसे देगा। पर अब यह आपके ऊपर है कि अब आप अपनी उस सर्विस के प्राइसेस कैसे तय करें।
अगर आपको एम्बियंस का भी पैसा लेना है तो डेफिनेटली आपको अपने उस खाने की मीनू के अंदर जो कॉस्ट लग रही है उसमें इन सब चीज़ों की कॉस्टिंग भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट पैसा तो देगा ही नहीं आपको। तो आपको यहाँ पे प्राइसेस अपने सर्विसेज के साथ साथ एम्बियंस का भी खुद ही तय करना है, कि पर आप इसमें इसको अलग अलग नहीं मान सकते, ना ही कस्टमर आपको अलग अलग चीज़ पे उसके पैसे देगा। आप जब भी किसी अच्छे होटल में खाना जाना चाह रहे हो, आपने कहा कि मुझे ये मान लीजिए आपने अपना एक खाने का ऑर्डर दिया, उसमें अमाउंट लिखा था 300 रुपये, मान लीजिए 300 रुपये की आपका एक अच्छी पनीर की दाल थी, पनीर की सब्जी थी। अब आपको उससे पूछा भैया 300 रुपये क्यों ले रहे हो आप, उसने कहा जी 100-150 रुपये मेरे इसके और 150 रुपये मेरे एम्बियंस के, तो क्या आप उसको पे करोगे? नहीं पे करोगे। पर वो आपसे मांग ही नहीं सकता इस चीज़ को, क्योंकि वो जानता है कि कंज्यूमर यहाँ पे खाना खाने आया है, वो एम्बियंस के पैसे नहीं देगा, इसलिए उसने क्या किया, डायरेक्टली उस सब की कॉस्टिंग अपनी उस 300 रुपये में ऐड कर दी। तो सर्विस इंडस्ट्री में हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, और ये वो एलिमेंट है जो हम कॉस्टिंग जब हम एनालाइज करते हैं ना, तो हमें हर एक पर्टिकुलर चीज़ को देखना पड़ता है सर्विस इंडस्ट्री में। तो जनरली क्या होता है, सर्विस में जब हम प्राइसिंग को तय करते हैं ना, तो हमें लेबर भी की भी कॉस्टिंग देखनी पड़ती है, मटेरियल की भी कॉस्टिंग देखनी पड़ती है, ओवरहेड कॉस्टिंग भी हमें देखनी पड़ती है, और अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करना पड़ता है। तो इसी बेसिस पे हमें सर्विस की प्राइसेस तय करनी पड़ती है। देन आता है पीपल। अब सर्विस में इंडस्ट्री में पीपल्स की इम्पोर्टेंस तो कोई किसी से छुपी हुई नहीं है ना, क्योंकि पीपल्स ही हैं जो सर्विस को डिफ़ाइन करते हैं, पीपल्स ही हैं जो आपकी कंपनी को दूसरी कंपनी के एडवांटेज में बताएगी कि हाउ यू आर बेटर, क्योंकि पीपल्स के बेसिस पे ही कंज्यूमर्स आपको और दूसरे लोगों को जज कर पाएगा। यदि आप एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, है ना, तो आप क्या बता रहे हो, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, तो आपका जो टैलेंट है, आपका जो स्किल्स है, वो उस कंपनी को रिकमेंड करेगी, उस कंपनी की इमेज को बनाती है। यदि आपका एक रेस्टोरेंट है और आप उस रेस्टोरेंट में शेफ़ हैं, तो आपकी सर्विसेज ही तो आपके अच्छे खाने की बताएगी। जैसे हम किसी अच्छे होटल में खाना खाने जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि उसका होटल अच्छा दिखने में लगा है इसलिए हम उस होटल में जाएंगे, या उस होटल में खाना अच्छा बनता है इसलिए हम उस होटल को बार बार प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली आंसर क्या आएगा कि उस होटल में खाना अच्छा बनता है इसलिए हमें उस होटल में बार बार जाना है। तो खाना अच्छा कौन बना रहा है? शेफ़ बना रहा है। तो पीपल्स हमारी सर्विस को कई बार अलग से डिफ़ाइन करने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कई कॉलेजेस होते हैं, आप पढ़ने की बात करिए, कुछ कॉलेजेस क्या सिर्फ आप इसलिए किसी कॉलेज को चूज़ करेंगे कि वो पे इंफ्रा अच्छा है, या कॉलेज इसलिए चूज़ करेंगे कि वहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं? किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पहले प्रायोरिटी पे है? टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कॉलेज में तो आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के लिए तो आपके टीचर्स ही होंगे ना। तो जिस कॉलेज के टीचर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, उस कॉलेज में बच्चे ज़्यादा स्टडीज़ करना प्रेफर करते हैं। देन आता है हमारा प्रोसेस। सर्विस प्रोसेस क्या कहता है कि हाउ यू डिलीवर योर सर्विसेज, यानी कि जो आपने प्रोडक्शन किया वहाँ से लेके कस्टमर के हैंड तक फाइनल सर्विसेज पहुँचने में कितना जल्दी आपने उस प्रोसेस को कंप्लीट किया। लेट्स टेक द एग्जांपल। मान लीजिए दो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, मैकडोनल्ड और फेडेक्स, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। ये दोनों कंपनीज किस चीज़ में माहिर हैं? क्विक डिलीवरी में, क्विक सर्विसेज में, और इसी वजह से कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस लेवल भी इन पे ज़्यादा है। और यदि आप इन कंपनी को देखें, ये कंपनीज अपने इस प्रोसेस की वजह से ही सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांडेड में रहती हैं। तो जब हम सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, तो हमें नज़र आता है कि हमारी सर्विसेज की डिमांड कितनी है और हम कितने क्विक समय में अपनी सर्विसेज की उस डिमांड को फुलफ़िल करते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। बट सर्विस इंडस्ट्री में याद रखिएगा, प्रोसेस करते वक्त यदि हम क्विक समय में वो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते। आप डोमिनोज़ का एग्जांपल लीजिए। आज आप किसी भी जगह पे बैठे हैं, अगर आप डोमिनोज़ से खाना अपना पिज़्ज़ा बुक कराते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो वो हाफ़ एन आवर में डिलीवरी करने की आपसे बात करता है। पर इस हाफ़ एन आवर में वो आपकी पिज़्ज़ा की क्वालिटी को तो नहीं गिराता ना, वो आपको तो वही सेम क्वालिटी दे रहा है जो आप वहाँ जाके लेंगे तो भी, खाएंगे वहाँ पे तो भी क्वालिटी सेम होगी। जैसे
हम देखते हैं अगर आप डोमिनोज से पिज़्ज़ा बुक कर रहे हैं तो उनके पास जो सर्विस मैन डिलीवरी मैन है उनके पास एक हॉट बॉक्स है, तो आपको जितनी भी देर में वो पिज़्ज़ा आएगा एवरी टाइम वो पिज़्ज़ा आपको हॉट ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में वो आपको ठंडा पिज़्ज़ा ला के दे देगा। तो ये चीज़ हमें प्रोसेस के अंदर ध्यान रखनी है कि हमें कस्टमर को क्विक टाइम पे सर्विस डिलीवरी भी करनी है, बट क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देन आता है फिजिकल एविडेंस। सर्विस मार्केटिंग मिक्स में लास्ट जो एलिमेंट है वो है हमारा फिजिकल। जैसा हमने कहा कि फिजिकल चीज़ सर्विस इंडस्ट्री में, क्योंकि सर्विस को तो वो कंपेयर तभी मेज़र करेगा जब वो कंज्यूम करेगा, बट कुछ ऐसे टेंजिबल चीज़ों को देख के वो अपने माइंड सेट पे उस सर्विसेज का एक लेवल को तय करने लगता है कि आपको वहाँ पे कैसी सर्विसेज मिलने वाली हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में सिर्फ चेयर्स हैं, टेबल्स हैं और अच्छा खाना है ना, और एक होटल के अंदर अच्छी एम्बियंस है, लाइटिंग है, अच्छे कर्टन्स हैं, फुल्ली एयर कंडीशन है, नाइस म्यूज़िक उसके अंदर बज रहा है और अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है और खाना भी अच्छा है, तो आप कौन से होटल को प्रेफर करोगे? जहाँ पे सिंपल चेयर और टेबल है, या जहाँ पे एम्बियंस भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है और जहाँ पे सर्विस भी अच्छी है? डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों का आंसर कौन सा आएगा? सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ हमें एम्बियंस भी नज़र आ रहा है। तो कस्टमर एम्बियंस देख के भी क्या करता है, सर्विसेज के रिगार्डिंग माइंड में एक उसका लेवल बना लेता है कि यहाँ मुझे कैसी सर्विसेज मिलने वाली है। सेवरल टाइम्स क्या होता है, फिजिकल एविडेंस यहाँ पे हमारे लिए डिफ्रेंशिएट होता है इन द सर्विस मार्केटिंग। लोग कस्टमर इस फिजिकल एविडेंस के बेसिस पे ही आपकी सर्विसेज और आपके कॉम्पिटिटर की सर्विसेज को देखते हैं। इमेजिन करिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप देखिए कि वहाँ पे वेल ड्रेस स्टाफ है, वहाँ वेल इक्विपमेंट है, वहाँ ओपीडी अच्छा है, वहाँ मशीनरी ज़्यादा है, वहाँ पे बेड्स ज़्यादा हैं। और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे बेड्स अच्छे नहीं हैं, या फिर वहाँ पे जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं। तो आप कौन सी सर्विसेज लेंगे? आप डेफिनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेंगे। आज आप देखिए कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यस यहाँ पे डॉक्टर्स कितने अच्छे होंगे, क्योंकि प्राइवेट के अंदर वो अपने डॉक्टर्स को भी बेस्ट से बेस्ट चूज़ करना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देते हैं। अगर आप नॉर्मल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ आपका जो पेशेंट है वहाँ एक या दो बार उसकी ड्यूटी चेकिंग हो रही है, कस्टमर को विजिट करने डॉक्टर आ रहा है। पर प्राइवेट हॉस्पिटल में देखिए कई बार कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो आपको 24 आवर्स के लिए एक नर्स अपॉइंट कर देते हैं कि ये आपके इस कैबिन में या आपके इस पेशेंट के रूम में 24 आवर्स रहेगी। तो ये सर्विसेज ही तो हैं, यही हमें फिजिकल एविडेंस में नज़र आता है। अब क्योंकि अपन टॉपिक पढ़ रहे थे एजुकेशनल का, तो चलिए देखते हैं कि एक एजुकेशन के लिए सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले देखिए, एजुकेशन सेक्टर में आजकल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ गए हैं। कई सारे एक इस चैलेंजेस में एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है बजट, क्योंकि हर साल हर एक एजुकेशन कॉलेज को अपने एकेडमिक्स लाने के लिए स्टूडेंट्स चाहिए, और स्टूडेंट्स आजकल बड़े डिमांडेड हैं। उनको अच्छी सर्विसेज चाहिए, अच्छा इंफ्रा चाहिए, उनको बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको रूम्स के अंदर प्रोजेक्टर चाहिए, उनको ई लर्निंग का एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो आजकल सबसे जो मेजर चैलेंज आ रहा है एजुकेशन के लिए वो है बजट। तो हर साल आपको अपने हर फाइनेंशियल ईयर में क्या करना पड़ रहा है, अपने बजट को इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए कि आजकल एजुकेशन के इसमें बजट में अगर आप इसको देखें, आजकल एजुकेशन के अंदर डिफरेंट वेज़ के थ्रू लोग अपने आप को अप्रोच कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों के पास अपने मैसेज कन्वे करवा रहे हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू भी अपने आप को एडवर्टाइज़ करवा रहे हैं, यहाँ तक कि टेलीविज़न पे भी आजकल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के एडवर्टाइजमेंट आने लग गए। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए एजुकेशन के लिए जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है बजट को क्लियर करना। दूसरा, आजकल के चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो, ये ऑनलाइन के थ्रू भी एप्लीकेशन फॉर्म्स को आज इनकी डिमांड जनरेट हो गई है।
ये सोशल मीडिया के थ्रू आजकल यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं कि यदि आप वेबसाइट के थ्रू देखिए, जो एजुकेशन कॉलेजेस हैं वो वेबसाइट के थ्रू लोगों को अपने मैसेजेस भेजते हैं, और आप जैसे ही उनके मैसेज पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी इंक्वायरी फॉर्म मांग लेता है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट हो रही है जो कि पूरे साल सोशल मीडिया प्रमोशन के थ्रू स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स तक अपनी बात पहुँचाते रहते हैं। डिजिटल चैनल के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आज कस्टमर्स, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको बार बार अप्रोच किया जाता है। आज इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आज देखिए आपने देखा होगा कई सारे स्कूल्स क्या होते हैं, वो आजकल जो भी एक्टिविटी करवाते हैं उसका प्रमोशन अपने फेसबुक पेज पे करते हैं। फेसबुक आप सभी को पता है एक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप जितने ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, जो भी एक्टिविटी डालते हैं, तो वो प्रमोशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो आजकल कंटिन्यूसली एजुकेशन सेक्टर क्या हो गया, इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करने लग गया, जो कि सोशल प्लेटफॉर्म्स है। तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं, फिफ्थ जो स्टेप जो है एजुकेशनल स्ट्रेटजी के लिए, वो आता है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो कॉलेज है, आपका जो यूनिवर्सिटी है, वो अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर और करंट अपडेटेड एजुकेशन दे रही है। तो ये भी आजकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है। सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट्स को करंट की नीड पढ़ाइए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो 2 4 5 साल बाद जो न्यू मार्केट में चेंजेस आएंगे, जो एकेडमिक चेंजेस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए कैरियर रिगार्डिंग ज़रूरी हैं, इतना इन्वॉल्व हो गए हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कि आने वाले समय के लिए भी लोग सोचने लग गए हैं कि न्यू टाइम पीरियड में और क्या स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग ज़रूरी होगी, न्यू चीज़ें लर्निंग होंगी, नया एकेडमिक ज़रूरी होगा, नया कंटेंट उनको पढ़ना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आजकल एजुकेशनल और प्राइवेट कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहली चीज़ आती है कंसीडर द की टाइमिंग्स, लुक एट व्हेन द ईयर। हमारे एजुकेशन के अंदर मार्केटिंग करने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट टाइमिंग देखिए कि जो एक एजुकेशन कॉलेज सेक्टर होता है, उसके अंदर जो एकेडमिक ईयर होता है वो होता है कौन सा, 1 जुलाई से 30 जून। तो आप अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो आपको अपना प्रमोशन करना है सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो आप कर ही रहे हैं, पूरे साल करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, बट अपने जो कंटेंट के रिगार्डिंग है, अपने एकेडमिक्स के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में जब आप प्रमोशन करते हैं तो उसका सबसे सही टाइमिंग होता है आफ्टर समर टू नवंबर। इनके बीच में आप अपना प्रमोशन और अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ और स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना बजट आप ज़रूर देख लीजिए एक बार, क्योंकि जब आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको कई सारे प्रमोशनल टूल्स करने पड़ेंगे, प्रमोशन एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो इस दौरान थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। डिमांड्स इंक्रीज़ करनी है, अगर डिमांड इंक्रीज़ करनी है तो बजट भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें अपने एकेडमिक कंटेंट के बारे में प्रमोशन करना पड़ेगा। देन अंडरस्टैंड योर सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ अपने स्कूल, अपने कॉलेज में जो कोई भी एक्टिविटी होती है ना, उसका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रचार करता है। सबके अपने पेजेस बने हुए हैं, जितने लोग उनको जुड़े होते हैं वो इजीली उन चीज़ों को देख पाते हैं। कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि आपकी फ्री में मार्केटिंग हो जाती है, ट्विटर पे, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अदर चैनल्स के थ्रू क्या करा जा रहा है आजकल, अपने कॉलेज, अपने स्कूल्स, अपने यूनिवर्सिटीज़ का प्रमोशन किया जा रहा है। देन आता है पेज 1 रिज़ल्ट, यानी SEO। गूगल पे हमें हमारा वेब पेज बनाना है। जब कोई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन की के बारे में सोचते हैं और सर्च करते हैं, तो डेफिनेटली हर एक पर्सन सबसे पहले नेट चलाता है, इंटरनेट, गूगल पे जाके वो किसी भी कॉलेज की वेबसाइट को सर्च करता है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी गूगल पे कोई वो पर्सन एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी नाम डाले, कीवर्ड डाले, तो सबसे पहले आपके कॉलेज का नाम उसको दिखाई देना चाहिए।
तो यहाँ ये ज़रूरी है कि आजकल इतना कंपटीशन है, एड वर्ल्ड का ज़माना आ चुका है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको अपना नाम जो है या आपका गूगल सर्च इंजन पर आपका नाम सबसे टॉप पर है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ा होगा या आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक शब्द आता है SEM, सर्च इंजन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे हम अपने कॉलेज की रैंकिंग, अपनी कॉलेज की वेबसाइट को टॉप पे पहुँचा सकते हैं। तो ये हम वहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी देखिए, आजकल है मल्टी चैनल अप्रोच। प्रोस्पेक्टस, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को आपकी कॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए। वो प्रोस्पेक्टस, वो ब्रोशर्स जिसके अंदर आपकी कॉलेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए। आपका रिज़ल्ट, आपका प्लेसमेंट, आपके यहाँ फैसिलिटीज़, आपके यहाँ कॉलेज में होने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर एक ही बार में देखना चाहता है। वो किस में देखेगा? प्रोस्पेक्ट में या फिर अपने आपके ब्रोशर में। तो प्रोस्पेक्ट और ब्रोशर सिर्फ बनाने से ही कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ चाहिए हमें अच्छा डिज़ाइन, हमारे उस ब्रोशर, हमारे उस पैम्पलेट की अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रिंट जहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो, कलर डिज़ाइन हो, स्टूडेंट हो चाहे उसके पेरेंट्स हो इजीली एक एक वर्ड को पढ़ सकें, ये भी आपका ज़रूरी है। आप अपने इस प्रोस्पेक्ट को, इस ब्रोशर को सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं। इसके थ्रू भी आप अप्रोच कर सकते हैं कस्टमर्स को, अपने स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को। तो इसको करने के लिए भी यू नीड सम इन्वेस्टमेंट। देन आता है क्रेडिबिलिटी। वो स्टूडेंट्स जो आपके कॉलेज से पास हो चुके हैं, उनके डिग्रीज, उनके टेस्टिमोनियल्स, उनके अवार्ड जो भी उन्होंने अचीव किए हों, ये आपको एक स्टोरी के तौर पे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे, साइन बोर्ड्स के थ्रू इनको आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि हर एक मैक्सिमम कॉलेज में आजकल एल्यूमिनाई के नाम से हर एक का ग्रुप बने हुए होते हैं। तो एल्यूमिनाई में क्या होता है, जो भी आपके कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अचीवमेंट, उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ आजकल शेयर की जाती है। तो ये भी आजकल एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट बन गया है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो बच्चों, यहाँ आज अपना ये कोर्स ख़त्म होता है। यही था अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ एजुकेशनल कॉलेजेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।